फर्स्ट इज कॉन्सेंट्रेशन, कैसे ये कॉन्सेंट्रेशन रेट को बढ़ाएगा। सेकंड आपका था टेम्परेचर, एंड थर्ड इज कैटलिस्ट। ठीक है, ये तीन चीज हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और ये पढ़ते पढ़ते हमने बोला हुआ था चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। सबसे पहले ये जान लो कि रेट ऑफ रिएक्शंस को अफेक्ट कौन सा चीज करता है। एक ग्राफिकली विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये स्पीड को बढ़ाएगा घटाएगा, रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट्स द रिक्वायरमेंट फॉर एनी रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लें। हम सबको मालूम है कि एक रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, होता क्या है। जब आप रिएक्टेंट उठाते हो तो एग्जैक्टली व्हाट इज नीडेड, जरूरत क्या पड़ती है, होता क्या है इन लोगों के साथ। तो यहाँ पर हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी पहले से होना चाहिए, जिसकी वजह से रिएक्शन आगे बढ़ेगा। आप जब कहते हो कि A प्लस बी ये दो रिएक्टेंट हैं, इनको कंबाइन करना है और प्रोडक्ट बनाना है, तो इन दोनों रिएक्टेंट को सबसे पहले अपने अंदर, जैसे ही हम किसी कंटेनर में उठाएंगे, ए का मॉलिक्यूल्स बी के साथ कोलाइड करना शुरू करेगा। मींस फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, देयर मॉलिक्यूल्स विल स्टार्ट कोलाइडिंग, कोलिजन होगा यहाँ पर। एंड कोलिजन की वजह से क्या होता है, एनर्जी बढ़ने लगेगा ए एंड बी के अंदर। ए एंड बी के अंदर जो है, जैसे कहते हैं ना कि किसी बात पे ऐसे ही बहस चल रही है, दो लोगों के बीच में आपस में लड़ाई शुरू हो गई है, तो एनर्जी अपने आप बढ़ेगा। और शुरुआत में यदि इनकी एनर्जी कुछ है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, ये कोलिजन होने की वजह से दे आर गोइंग टू इंक्रीज एनर्जी, ये बढ़ेगा। और कौन से स्टेज पे पहुंचेगा, इट्स गोइंग टू रीच एट विच स्टेज, दैट इज योर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट। ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट पे पहुंचने के बाद जैसे ही वहां पहुंचा, तुरंत से विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ये रिजल्ट देगा प्रोडक्ट का। मतलब ये एक फंडा है, ये ध्यान रखना है आपको कि हर रिएक्शन में, यहाँ जो हम लोग बात कर रहे हैं प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, दैट कैन बी ए बी, वी आर गोइंग टू टेक ए बी, वी आर गोइंग टू टेक हियर। तो एक बात को ध्यान रखना कि एक रिक्वायरमेंट है कि इसको कौन सा स्टेज पे पहुंचना बहुत जरूरी है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट। मतलब किसी भी रिएक्शन का ये रूल है, इफ यू वांट टू सी प्रोडक्ट के लिए इसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट पहुंचना है। किसी भी वजह से इनको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट जल्दी पहुंच गया तो वो रेट ऑफ रिएक्शंस बढ़ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शंस ज्यादा हो जाएगा इफ इट रीचेस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट इजीली। तो एक बात को ध्यान रखिएगा, व्हाट मेक्स रेट ऑफ रिएक्शन टू इंक्रीज, इफ they are going to help in attaining, they help in attaining activated complex state easily। मतलब ये बहुत जरूरी है कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट कैसे पहुंचे, उसके बाद आपका अपने आप रिएक्शन का स्पीड बढ़ जाएगा, जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज है कि ये तीनों मदद करता है किसी तरह से पहुंचे। ठीक है, अब हम सबसे पहला उठाने जा रहे हैं कि हाउ एग्जैक्टली कॉन्सेंट्रेशन अफेक्ट, कॉन्सेंट्रेशन कैसे अफेक्ट करेगा। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से, यदि हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ा दें, वी आर गोइंग टू से हियर with the increase in concentration of reactant, concentration means amount of reactant आप बढ़ाइएगा, concentration of reactant increases, जैसे बढ़ा वैसे क्या होगा, rate of reaction बढ़ेगा, reaction increases। वजह वही है, अमाउंट बढ़ा दीजिएगा, जैसे छोटे से स्पेस में ढेर सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आप डालिएगा, नेचुरली ज्यादा कोलिजन होगा, जल्दी से वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट पहुंचेंगे। कभी भी कोई आपसे पूछता है कि एग्जैक्टली व्हाई द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, तो एक सिंपल सी बात बतानी है, कुछ फटाफट वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट पे पहुंच जाता है। जितने जल्दी पहुंचेगा उतना ही जल्दी प्रोडक्ट बनाएगा। तो ये एक बेसिक आपका असर्शन रीजन में जिस समय रहता है वो ध्यान देना है कि कैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। उसके पीछे सिंपल सा रीजन है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट को अटेन करना। दिस स्टेट इज गोइंग टू बी अटेन, जैसे इस स्टेट पर आएगा वैसे ही रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई। अब आगे देखिए कि कोई भी क्या रूल है ये पूरे चीज को समझाने के लिए कि कैसे रेट ऑफ रिएक्शन
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है, इसके लिए रेट लॉ आया. रेट लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड. According to this rate law, rate is directly proportional to molar concentration of reactant raised to the power equal to order of reaction. ये ध्यान होगा सब तुम लोगों को कि किसी भी ये समझाने के लिए कि कैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, उसके लिए कौन सा लॉ इंट्रोड्यूस किया गया? रेट लॉ. रेट लॉ क्या कहता है? रेट लॉ एक एक्सप्रेशन है जिसमें कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट raised to the power equal to order of reaction. X क्या है? Order of reaction. इस फिर से आपको बता दें कि concentration of reactant पे कैसे रेट डिपेंड करेगा, वो एकदम स्लोली चलेगा वो. उसके लिए कौन सा लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया अच्छे से समझाने के लिए. आप यदि समझना चाह रहे हो कि हम बढ़ाएंगे तो रेट किस हिसाब से बढ़ेगा, उसको अच्छे से समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड रेट लॉ. रेट लॉ ये आपका एक एक्सप्रेशन है जिसमें कि रेट डिपेंड करता है किस चीज पर? मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू द पावर इक्वल टू ऑर्डर. ये जो एक्स हम लोग को नजर आ रहा है ये है ऑर्डर. एग्जैक्टली ऑर्डर आपका किस तरह का क्वांटिटी है? ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी. दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी. ये कोफिशिएंट नहीं है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है. जैसे हम उठाते हैं कोई भी रिएक्शंस 2A plus 3B, प्रोडक्ट इज 4C plus 5D. ठीक है, तो यहाँ रूल के हिसाब से क्या होगा? रेट अकॉर्डिंग टू रेट लॉ व्हाट वी आर गोइंग टू से हियर, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A रेज्ड टू द पावर X. कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, वो आपका लॉ ऑफ मास एक्शन में कि कोफिशिएंट के बराबर है. एंड B आपका रिएक्टेंट है, B रेज्ड टू द पावर Y. X को हम कहते हैं ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A. पूरा जैसे कॉन्फिडेंटली सब लोग, जितने लोग भी रिवाइज कर रहे हो, कॉन्फिडेंटली यू कैन स्पीक हियर X इज ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A. कैसे लिखिएगा? X इज ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A and Y is order with respect to B. देखना लैंग्वेज जरा सा. एंड X plus Y is total order of reaction. ये रिएक्शन का टोटल ऑर्डर है, राइट? ये आपका टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है. कैसे निकाला जाता है? कभी कभी बहुत सिंपल क्वेश्चन दे देते हैं. इस बार भी आया हुआ है, आपको जस्ट पूछा जा रहा है, पार दिया हुआ है कि अच्छे कौन सा ऑर्डर होगा. तो रिएक्शन के लिए ऑर्डर आप दोनों का सम ले लीजिएगा, दैट इज गोइंग टू बी टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. इसके बाद हम लोग आ रहे हैं कि ऑर्डर एग्जैक्टली है क्या. ये ऑर्डर से मीन क्या कर रहा है? ऑर्डर के बारे में बताया जाता है कि दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी. और इसको पता कैसे किया जाता है? एक्सपेरिमेंट से. जैसे एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी जिसकी वैल्यू 0 से लेकर के 3 तक है इंक्लूडिंग फ्रैक्शन. साइंटिस्ट लोगों ने देखा है कि जितने भी रिएक्शंस हैं उसमें ऑर्डर यही 0 से लेकर 3 तक है. 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, और उसके अंदर बीच में फ्रैक्शंस भी हैं. बीच बीच में फ्रैक्शंस भी आता रहेगा. वी एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी दैट रिमेन्स 0 to 3 इंक्लूडिंग फ्रैक्शंस वी आर सेइंग. ठीक है, अब जैसे ही हम लोग ऑर्डर निकालने की बात करते हैं, कैसे निकलेगा जरा हम लोग समझते हैं. एक एक्सपेरिमेंट से कैसे निकाला जाता है. और ये बात को ध्यान रखिएगा, जैसे हम लोग एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं किसी भी रिएक्शन का. ये लिया A, यहाँ कंटेनर में हम लोगों ने A उठाया. A को जब हम डबल करते हैं, when we are going to double this A, राइट, और शुरुआत में जो A रखे थे उसको हीट किए, इसका स्पीड हम लोग कैलकुलेट कर लिए स्पीडोमीटर से, वो R आया. जब इसको हम डबल किए, ये आपका हो गया 4 टाइम्स. देखो, एक रिस्पॉन्स देखना है कि इसके कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने से रेट किस हिसाब से बढ़ेगा. ये सारा चीज आपको लैंग्वेज में क्वेश्चन रहता है, मतलब कि इसको देख करके आपको बोला जाएगा ये सारी बातें बता करके कि ऑर्डर क्या होता है किसी रिएक्शन का. जब A को हम डबल किए, ये 4 टाइम्स हो गया. जब हम A को 3 टाइम्स किए, मतलब 3 गुना किए A को, तो ये आपका 9 टाइम्स हो गया. इसको हम 4 गुना किए तो ये हो गया 16 टाइम्स.
दिस इम्प्लाइज व्हाट? रेट किस हिसाब से चेंज हो रहा है, कैसे डिपेंड कर रहा है? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, व्हाट डू वी से? आप लिख सकते हो अभी कैसे, क्या कंक्लूजन आता है? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, रेट बढ़ रहा है, किस हिसाब से बढ़ा, कुछ बताओ? दैट्स गोइंग टू बी स्क्वायर, करेक्ट, स्क्वायर हुआ। एंड ये स्क्वायर इंडिकेट कर रहा है किस ऑर्डर को? सेकेंड ऑर्डर। ये आप रेडी रहिएगा कि जब सेकेंड ऑर्डर की कैसे हम पहचाने कि ये सेकेंड ऑर्डर का है। हमने आपको बोला 0 से थर्ड ऑर्डर होता है इंक्लूडिंग फ्रैक्शंस। तो ये बात को इससे, क्योंकि क्वेश्चन में लैंग्वेज में दिया रहेगा कि डबल इट्स गेटिंग 4 टाइम्स, रेट इज बिकमिंग 4 टाइम्स, आपको उस एक्सपेरिमेंट के लहजे से समझना होगा कि कौन सी ऑर्डर का है ये। इसके बाद आइए, ये पहला एग्जाम्पल हमने उठाया एंड यू जस्ट गॉट सेकेंड ऑर्डर हियर। यदि हम कहते हैं उसी रिएक्शन में कि हमने ए को बढ़ाया, डबल किया, ये रेट है, रेट आपका 8 टाइम्स हो गया, ट्रिपल किया 27 टाइम्स हो गया। अब बताओ कि ये क्या बोलना चाह रहा है कि रेट किस चीज पे डिपेंड, ए पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन किस हिसाब से चेंज हो रहा है? इट्स चेंजिंग विथ व्हाट? Q. राइट, करेक्ट। सो दिस इज इंडिकेटिंग थर्ड ऑर्डर। सही है बेटा, यहाँ पर आपको हम दिखा दे रहे हैं ऐसे, लेकिन इसी चीज को वर्ड्स में बोला जाएगा, लिखा हुआ रहेगा, वर्ड्स में लिखा रहेगा और बोला जाएगा, पहचानिए कौन सी ऑर्डर का इंडिकेशन है ये। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ रहे हैं, एक और हम लोग देख लेते हैं। ए है, उसके रिस्पेक्ट में आर फिर से चेक करते हैं। 2A है और ये जनाब 2R है। दिस इज 3A, दिस इज 3R। अब बताओ ये कैसे वैरी कर रहा है? A to the power 1, First order. first order, correct? Yes. So this is indication for first order. और ये आपका सेकेंड एग्जाम्पल था, दिस वाज थर्ड एग्जाम्पल। ये A R फिर से हम देखें, इसको हमने डबल किया, ये आ ही रहा, कोई असर ही नहीं हो रहा, तितर वाला जब रहता है। आपको क्या लगता है कौन सा किस तरह से डिपेंड करेगा? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A to the power 0. Sorry. It's not changing. It's not changing. So this is indicating which order? 0 order. ये बात हम लोग को समझ में आ रही है? कभी आपका थर्ड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, 0 ऑर्डर, लैंग्वेज यदि दिया रहेगा तो क्या आप उसको पता कर सकते हो? तो ये दैट्स करेक्ट, मतलब आसानी से हो जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ पर अब हम आ रहे हैं, ये सभी को क्लियर है? राइट, मतलब ये आपको याद आ रहा होगा जितने लोग पढ़ रहे हो उसका रिवीजन के सेंस में। एक बार फिर से हम लोग जा रहे हैं, रेट लॉ का एक्सप्रेशन क्या था? रेट लॉ का एक्सप्रेशन था रेट इज इक्वल टू रेट प्रोपोर्शनल टू A to the power x, और ये x निकालने का तरीका आपको हम सिखा दिए। 0 फर्स्ट सेकेंड थर्ड तक तो बात कर लिए, फ्रैक्शंस आता रहता है एक्सपेरिमेंट के टाइम में। अब इस रेट लॉ में प्रोपोर्शनल साइन आप हटाइएगा तो व्हाट इट shows, rate is equal to k a to the power x. This k is rate constant. ठीक है, Yes, ma'am. ये हो गया रेट कांस्टेंट। और ये बात को अच्छे से समझना है कि ये रेट कांस्टेंट जो है आपका, दिस चेंजेस ओनली विद द टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के साथ केवल चेंज करता है। कौन जितना भी आपका क्वेश्चन है उसमें रेट कांस्टेंट ये ध्यान रखनी है कि दैट इज चेंजिंग ओनली विद द टेम्परेचर। यहाँ एक क्वेश्चन फॉर्म करता है बोर्ड का, हाउ विल यू डिफरेंशिएट रेट ऑफ रिएक्शन? ठीक है, डिफरेंशिएट करने का फ्रॉम रेट कांस्टेंट से ये एक क्वेश्चन बनता है आपका। एक क्वेश्चन ध्यान होगा कि कैसे, क्या हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि दोनों कैजुअली सेम लिया जाता है। रेट कांस्टेंट बिकम्स इक्वल टू रेट जब पूरा का पूरा मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? 1 होगा। ये रेट के बराबर हो जाता है व्हेन मोलर कॉन्सेंट्रेशन इज व्हाट? 1 इन रेट लॉ एक्सप्रेशन।
तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, इसका डेफिनेशन आप लिखिएगा। जो डेफिनेशन होता है, change in molar concentration of reactant or product with respect to time. Rate of reaction में बोले थे हम लोग, change in molar concentration of reactant or product with respect to time. Rate constant में क्या है? It's a constant. In rate law expression. ठीक है। और मेजर यहाँ पर क्या चीज है, डिफरेंस है यहाँ पर। मेजर डिफरेंस क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन आपका किस पर डिपेंड करते हैं? दिस डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड दूसरा क्या चीज है, कॉन्सेंट्रेशन पर। और ये रेट कांस्टेंट किस चीज पे डिपेंड करेगा? केवल टेम्परेचर पर। वन मार्क में आपको ये क्वेश्चन दिया जाता है, 1 मार्क में क्वेश्चन रहेगा, तो आप उसको आंसर आराम से इस तरह से करना है। थर्ड पॉइंट एक और, यहाँ पर एक बात को ध्यान दीजिएगा, इसका यूनिट क्या जाएगा? व्हाट्स दैट यूनिट गोइंग टू बी फॉर रेट ऑफ रिएक्शन? यूनिट आपका मोल पर लीटर पर सेकेंड है, एंड दिस चेंजेस विद रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है, ये वाला यूनिट, इट चेंजेस विद टेम्परेचर, सॉरी ऑर्डर। इसका यूनिट जो है ना, यूनिट चेंजेस विद ऑर्डर, विद ऑर्डर। ठीक है, ये बात हम लोग को समझ में आ रही है? ये दोनों में फर्क क्या जा रहा है, ये पॉइंट्स हो गए आपके। इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन आएगा तो बेसिक डिफरेंस क्या है, ये अवेयर होना जरूरी है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा जान जाएं कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हैं। ये बहुत सारे एग्जाम्स में रहता है, रेट कांस्टेंट के। यूनिट ऑफ के कैसे एकदम शॉर्टकट वे में कैसे निकाला जा सकता है? तो हम लोग सबको पता है मोल लीटर पर सेकेंड, लेकिन अभी हम कुछ लिखे नहीं है। पर सेकेंड वैसे ही रहेगा, पर सेकेंड वही रहेगा। कोई याद करके बताओ कि इस पर हम लोग क्या लिखते हैं? व्हाट डू वी राइट हियर? 1 माइनस n, एंड दिस इज व्हाट, n माइनस 1। व्हाट दिस n, ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया। जैसे कि आप यूनिट किसी कोई भी फ्रैक्शन वाला होगा, आप निकाल सकते हो। इसका ये यूनिट हुआ for rate constant. What this n stands for? Order of reaction. n stands for order of reactions. Correct. ये हो गया, ये फॉर्मूला याद रखिएगा तो आपको बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जैसे जीरो ऑर्डर का निकालना है, k का यूनिट 1 माइनस 0 मीन्स इट्स मोल पर लीटर पर सेकेंड। फर्स्ट ऑर्डर का करना है, व्हाट इट शुड बी। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा? 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो विल बी लेफ्ट विद व्हाट? फर्स्ट सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स। अब थोड़ा जो क्वेश्चन टेढ़ा करके हम लोग पूछते हैं, हम नहीं पूछते, मतलब सभी लोग पूछते हैं क्वेश्चन, कि जैसे इफ वी से k इज इक्वल टू मोल हाफ लीटर माइनस हाफ पर सेकेंड, व्हाट्स द ऑर्डर? ये आपको जैसे दिया रहेगा 2.5, ये यूनिट दिया हुआ है, ये वैल्यू दिया हुआ है। व्हाट शुड बी ऑर्डर हियर? एक एग्जांपल आपको बता दें, क्योंकि दिस हैज कम फ्रॉम 1 माइनस n, तो आप आराम से कर सकते हो 1 माइनस n इज इक्वल टू हाफ, n इज गोइंग टू बी हाफ। जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं, आपको वैल्यू दिया हुआ है k इज इक्वल टू 3.5 into 10 to the power 6 mole 1/4 liter minus 1/4 per second. आप लिख सकते हो चैट बॉक्स में एग्जैक्टली व्हाट शुड बी ऑर्डर।
Yes, it should be correct. Children, this is clear, no? बेटा ये सारे चीज हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, ये ध्यान रखना, ये हर लेवल के एग्जाम्स में रहते हैं. 1 minus n is equal to, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको हमने दिया ना 1 minus n, that's a way to find out. आप इजीली पता कर सकते हो. 1/4 n is equal to 1 minus 4 इस तरफ ले उठा लीजिएगा, that's going to be 3/4. सही है? Do we need more example or it's clear? ये थोड़ा स्क्रीनशॉट लेकर के आप बैठोगे. ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला से हमारा चलता है टू फाइंड आउट ऑर्डर के. यदि दिया हुआ है तो आराम से हम ऑर्डर ऑफ दैट रिएक्शन वी कैन फाइंड आउट. या आपसे पूछा जाए कि आप जरा सा यूनिट बताओ थर्ड ऑर्डर का, तो कैसे निकालेंगे? मोल 1 minus 3, that is going to 1 minus 3. ठीक है? लीटर 3 minus 1 per second. क्या हो गया? माइनस स्क्वायर लीटर स्क्वायर पर सेकेंड. सही है? ये सही है. आपको ये फॉर्मूला याद रखने का तरीका क्या है कि सिंपल मोल लीटर पर सेकेंड डाल दो. पर सेकेंड पे कोई चेंज नहीं है, केवल यहां ध्यान रखना 1 minus n and n minus 1. ये आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा इफ यू रिमेंबर दैट शॉर्टकट फॉर्मूला, यदि आपको पता है तो. ठीक है? अब हमारा टॉपिक जा रहा है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर, रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन. कैसे नॉर्मली निकाला जाता है? How can we find out order, rate constant and rate of reactions? तो हमारे पास जो हमारे सिलेबस के हिसाब से दो मेथड हैं. एक है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड, रेट इक्वेशन मेथड, एंड दूसरा है इनिशियल रेट मेथड. जो याद आ रहा होगा आपको, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड एंड दूसरा कौन सा है? इनिशियल रेट मेथड. व्हाट इज देयर इन इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड एंड इनिशियल रेट मेथड में क्या फर्क है और ये कैसे टाइम लेगा? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड, इसी पर हमारा न्यूमेरिकल भरा हुआ है. इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में रेट इक्वेशन, इसमें एक काम करना है कि हम लोग को पता होना चाहिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड में कि लास्ट फॉर्मूला रेट कांस्टेंट उससे निकलेगा. इस मेथड से वी डिटरमाइन रेट कांस्टेंट. व्हाट इज डिटरमाइंड हियर? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड, रेट कांस्टेंट is determined for known order. For known order, मतलब ऑर्डर आपको पता है, आप क्या पता कर सकते हो? रेट कांस्टेंट आप निकाल सकते हो जब ऑर्डर आपको मालूम है. इस पर्टिकुलर ऑर्डर का आप रेट कांस्टेंट निकालिएगा. एंड हाउ आर वी गोइंग टू डू दैट? जो हमारे सिलेबस में है, किस किस ऑर्डर का पढ़ना है हमारे सिलेबस के हिसाब से वी हैव टू रीड फॉर जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर. किस ऑर्डर का रेट कांस्टेंट निकालने के लिए बोला गया है सिलेबस के हिसाब से, जो भी +2 में है, दैट इज फॉर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर. कैसे निकालते हैं? उसका डेरिवेशन है. डेरिवेशन आएगा कि नहीं आएगा? बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन ये जो जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का हमारा एक्सप्रेशन आएगा वो अभी हम लोग करने जा रहे हैं. फिर से बता दें, इस पर्टिकुलर मेथड से क्या निकालने जा रहे हैं? रेट कांस्टेंट एंड रेट कांस्टेंट ऑफ पर्टिकुलर ऑर्डर. आपको मालूम है कि रेट कांस्टेंट की यूनिट ऑर्डर के साथ चेंज होती है. रेट कांस्टेंट जो है उसका जो भी यूनिट, तो रेट कांस्टेंट किसी भी ऑर्डर का क्या एक्सप्रेशन होगा ये जानना हम लोग को बहुत जरूरी है. और कैसे निकालेंगे वो जा रहे हैं हम लोग देखने. फॉर एग्जाम्पल, फॉर दिस रिएक्शन rate is, how do we write here? Rate is equal to a to the power 1.
ये फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, दिस इज इंडिकेटिंग फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम लोग अभी रेट कांस्टेंट निकालने जा रहे हैं। रेट इज इक्वल टू के ए होगा, फिर रेट की जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस डी ए बाय डी टी। आपको याद होगा कल जो हम लोग बात कर रहे थे कि रेट का लिखने का तरीका क्या होता है। यदि कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखिएगा तो माइनस डी ए बाई डी टी होगा, बिकॉज डिसअपियरेंस होता है, इज इक्वल टू के ए। देन वी आर हैविंग माइनस डी ए बाय ए के डी टी। ये जानबूझ के कर रहे हैं हम लोग क्योंकि यूज करना है इंटीग्रेशन का। एज दिस मेथड इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड, सो हम लोग किसी भी तरीके से इंटीग्रेशन यूज करना चाह रहे हैं यहां, इसी की वजह से ए को लेकर नीचे आए। ये स्टेप जो है, देखो ये काम का स्टेप है, ये स्टेप लिखा गया है क्योंकि आपको मालूम है कि हम लोग को इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन यूज करना है, तो उसको हम लोगों ने इस्तेमाल करना है यहाँ पर। विल बी यूजिंग इट हियर माइनस डी ए बाय ए। अब सबको पता होगा कि माइनस डी ए बाय ए जब हम लिखने जा रहे हैं तो क्या चीज आएगा, यहाँ पर क्या लिखा आएगा, माइनस एल एन ए इज इक्वल टू के टी प्लस सी नॉट। ये चीज आएगा जब आप इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा। डी ए बाय ए का एक्सप्रेशन क्या आता है, नेचुरल लॉग ए, एंड दिस इज व्हाट के टी प्लस सी नॉट। नेक्स्ट पेज पर जा रहे हैं, वही लिखते हुए जाएंगे, माइनस एल एन ए Kt plus C naught. This is constant of integration. आप सबको मालूम है कि इंटीग्रेशन किया जाता है मैथमेटिकली जो, तो वो जस्ट एक्सप्रेशन है डेरिवेशन के लिए, हम लोग को कहीं पर न्यूमेरिकल में उसकी जरूरत नहीं है। ln a इज इक्वल टू के टी प्लस सी नॉट, आपको इसका वैल्यू निकालना होगा सी नॉट का। ये सी नॉट का एक्सप्रेशन निकालने के लिए हम लोग कैसे जाएंगे, व्हेन कैसे निकाला जाता है, देखा जाता है कि जिसमें रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, when reaction has not started, ठीक है। उस केस में क्या होगा, जिस समय रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है तब क्या होगा, t is equal to 0, इनिशियल स्टेज, इनिशियली व्हाट हैपेंस, तब आपका ये 0 हो गया तो C नॉट इज इक्वल टू माइनस एल एन ए, ठीक है। लेकिन ये ए जो है थोड़ा हम लोग कॉमन सेंस लगाएंगे, जिस समय रिएक्शन शुरू नहीं हुआ, बर्तन में जो भी हम रिएक्टेंट लेकर चल रहे हैं उसका एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखेंगे। जो भी कंटेनर में हमारा रिएक्टेंट है उसका जो भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगा वो मीन करता है ये, तो उसको हम लोग दिखाएंगे बाय राइटिंग ए नॉट। ए नॉट एंड ए में फर्क है, वो अभी आपको हम बता रहे हैं। ये निकाले हैं व्हेन रिएक्शन हैज नॉट स्टार्टेड, एकदम से शुरुआती का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C नॉट इज इक्वल टू माइनस एल एन ए नॉट। अब हम यहां पर जाएंगे, माइनस एल एन ए इज इक्वल टू के टी माइनस एल एन ए नॉट। ये बात होगी के टी माइनस एल एन ए नॉट। दिख रहा है हम लोगों को ये जस्ट, ये दोनों में फर्क क्या है, ए नॉट क्या है, जिस समय रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, जो भी डब्बा में हम लोग रिएक्टेंट लिए हुए हैं वो कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल। लेकिन आपको पता है कि केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है तो कॉन्सेंट्रेशन घटता है, और इस टाइम के दौरान घट करके कितना पहुंचा, दिस इज योर लेफ्ट ओवर, दिस इज योर लेफ्ट ओवर, ये बचा हुआ चीज, ये जो ए है दिस इज इंडिकेटिंग लेफ्ट ओवर, मींस कितना बचा इस टाइम पीरियड में। तो ये आपका एक एक्सप्रेशन आ रहा है, और यहाँ पर इस एक्सप्रेशन पर अभी ये फिट नहीं हुआ है न्यूमेरिकल के लिए, ये आपका अभी न्यूमेरिकल के लिए फिट नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक ग्राफ के लिए ये रेडी है, इट्स रेडी फॉर वन ग्राफ। जैसे एल एन ए इज इक्वल टू, इसका माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस के टी प्लस एल एन ए नॉट होगा, ठीक है।
इस ग्राफ यहां से एक ग्राफ छोटा सा बनाना चाहेंगे हम लोग, और ग्राफ का नेचर क्या होगा वो देखिए। दिस इज आर वाई एक्सिस, दिस इज योर सी, इस तरफ हो गया ln a, राइट, यहां पर हो गया ln a, ठीक है। y is equal to mx plus c, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होता है। c is what, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। ये थोड़ा सा हम लोग मैथ्स का चीज रिकॉल करेंगे एक बार फिर से। ln a नॉट इज इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, एंड ये जो माइनस k दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये हमको इंडिकेशन दे रहा है कि बकायदा नेगेटिव स्लोप आएगा। इधर हम लोग करने जा रहे हैं क्या, एक्स एक्सिस दैट इज टाइम t। किस तरह का ग्राफ हम लोग को नजर आएगा, विच टाइप ऑफ, विच काइंड ऑफ ग्राफ यू कैन गेट हियर। क्या नीचे गिरता हुआ दिखेगा या ऊपर जाता हुआ दिखेगा, ये वाली चीज दिखेगी हम लोगों को। ऐसे हम बनाएं, ठीक है, या ग्रीन से हम दिखा रहे हैं, ऐसे बनाएं, विच इज करेक्ट। कौन सा सही है? चिल्ड्रन कैन यू से हियर कि रेड वाला दिखाना चाहिए या ग्रीन वाला, जल्दी से बता दो। Red. रेड Red. वाला, ठीक है। क्यों क्यों रेड की बात आई यहाँ पर? बिकॉज इट शोस नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप आ रहा है, कैसे हमको पता चला कि नेगेटिव स्लोप है? How did we get here that this is negative slope here? Because ये minus k है, minus m है, ये बात को ध्यान रखिएगा। तो ये चीज हमारा नहीं है, इसको हटा दूं। ये आपका हो गया ln a नॉट, राइट, एंड दिस इज योर m इज इक्वल टू माइनस k, ये t था। अब देखो बोर्ड में आता क्या है इस साल जो आया हुआ है क्वेश्चन आपको। सबसे पहले ग्राफ दे दिया, उसके बाद पूछा कि पहचान कौन, ये किस ऑर्डर का है, ये किस ऑर्डर का है ये पहचानने के लिए पूछता है। उसके बाद पूछता है कि स्लोप क्या है इसका। तो आपको मालूम है नहीं, इस बार पूछा क्या, ये डिजाइन बना दिया एंड दे आस्क्ड यू टू राइट इक्वेशन। किस इक्वेशन पर ये ग्राफ आया है आपसे पूछ देगा। जैसे ग्राफ दे दिया, पहला क्वेश्चन पूछा कि कौन सी ऑर्डर का है, उसके बाद पूछेगा जरा सा आप इक्वेशन लिख डालिए, किस इक्वेशन से ये ग्राफ बनाया गया है। तो दिमाग को वैसे ही दौड़ा करके रखो कि ये बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि डेरिवेशन आएगा कि नहीं आएगा। अब ये जान लो कि जो क्वेश्चन का अप्रोच होने जा रहा है वो डेरिवेशन से उसको मतलब नहीं है, वो ये देखना चाह रहा है कि बच्चा बीच बीच के हर स्टेप को समझाए कि नहीं। तो आपको डेरिवेशन करके नहीं दे रहा है, यही 3 मार्क्स का क्वेश्चन दे देता है, ग्राफ बना करके आप पहचानो, फिर बोलेगा रिएक्शन क्या है, फिर पूछता है तीसरा कि स्लोप क्या है। ये लगातार अभी 4-5 साल से इस तरह से क्वेश्चन दे रहे हैं। वापस हम लोग चल रहे हैं जिसपे हमको न्यूमेरिकल करना है, ठीक है। ये पहचान हो गया आपको कि एक ग्राफ आता है। ln a is equal to, when we are writing, minus kt plus ln a नॉट। अब हम लोग सबको अच्छे से मालूम है कि नेचुरल लॉग को लॉग में चेंज करने के लिए क्या करनी पड़ती है। दिस हैज टू बी मल्टीप्लाइड विद 2.303 लॉग, नेचुरल लॉग को करने के लिए, लॉग बनाने के लिए लॉग बेस 10। तो ये सारा चीज हम लोग को चेंज करना होगा, 2.303 से मल्टीप्लाई करनी होगी। लॉग ए, यहाँ के केस में माइनस के टी प्लस 2.303 लॉग ए नॉट। अब 2.303 से हम लोग डिवाइड करने जा रहे हैं।
A is equal to minus KT plus log A नॉट। KT को लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं माइनस हटाने के लिए, log A नॉट माइनस log A। आप सबको मालूम है कि log x माइनस y क्या होता है, दैट इज log x by 1। तो KT इज इक्वल टू, अच्छा क्या चीज मिसिंग है यहाँ पर, कौन सा चीज नहीं लिखा हुआ है, डिवाइड किए थे 2.303 था, ठीक है, log A नॉट अपॉन A। 2.303 को इस तरफ ले आइए, सो फाइनली हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log A नॉट बाय A। फिर से याद दिला दें आपको A नॉट क्या है, जब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ इनिशियल। Miss, can you show the last slide? Thank you, Miss. And this is your final, फाइनल नहीं, लेफ्ट ओवर। यहाँ हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, यहाँ पे बहुत एरर होता है। आफ्टर टाइम टी क्या बचा हुआ है, ये भी करते हैं। ये आपका आपके 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल का एक्सप्रेशन है, यू हैव टू गेट, आपको आना है। ठीक है, k is equal to 2.303 by t log A naught by A। जैसे हम ये बोलना चाहेंगे आपसे, कभी t निकालने बोलेगा, कभी k निकालने बोलेगा, कभी A नॉट बाय A बोलेगा, उसको हम लोग एक बार न्यूमेरिकल इस पर प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग फॉर्मूला एक बार रिवाइज कर लिए, कैसे पहुंचे हैं, तो वो चीज क्लियर हो गया। अब इसमें देखना कि इसका हाफ लाइफ पीरियड निकालना होगा, तो मिस टी वी आर ब्रिंगिंग इट हियर, हाफ लाइफ पीरियड और फर्स्ट ऑर्डर, वो भी अपनी पहचान है। हाफ लाइफ पीरियड एग्जैक्टली हाउ डू वी गेट हियर, ये टी हाफ इस तरफ चला आया, दिस इज गोइंग टू बी 2.303 बाय के को नीचे लेकर आइए, log A नॉट बाय A। व्हाट इज दिस A नॉट हियर एग्जैक्टली, A नॉट क्या होगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, A इज व्हाट आफ्टर टाइम t, मतलब कि कितनी देर में ये आधा हो गया। हाफ लाइफ पीरियड का मतलब क्या होता है, reactant gets consumed, कितना 50% reactant gets consumed, of reactant get consumed, तो बचेगा कितना, 50% खत्म हो गया तो 50% बचा। यदि ये 100 है तो ये 50 हो जाएगा, मीन्स 2.303 by k log, यदि ये 1 है तो ये हाफ हो जाएगा, if this is 1 then this is going to be half of A naught। यदि A naught है तो it's going to be half, कैंसिल होगा, 2 ऊपर चला जाएगा, it's 2.303 by k log 2 आएगा। इसको पूरा सॉल्व करने के बाद once we are going to solve log 2 का वैल्यू क्या निकल करके आएगा, t half is going to be a t half, इसको सॉल्व करने के बाद 0.693 by k होगा। ये आपकी पहचान है फर्स्ट ऑर्डर, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, जो कि कॉन्सेंट्रेशन पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। फर्स्ट ऑर्डर के साथ क्या है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बहुत बड़ी बात है। इस पर हम लोग न्यूमेरिकल उठाएंगे, या तो कल करेंगे नहीं तो मंडे को करेंगे। हम लोग न्यूमेरिकल जितना हो सकता है पूरे एक्सरसाइज क्वेश्चंस का न्यूमेरिकल उठाएंगे इस वाले एक्सप्रेशन पर, ये वाले इक्वेशन पर,
जितना न्यूमेरिकल्स होगा जहां पर, क्योंकि 3 मार्क्स क्वेश्चन आना ही आना है, वो गारंटी है, तो हम लोग क्यों नहीं थोड़े से स्मार्ट हो जाएं उसको सॉल्व करते वक्त। ठीक है, अब जरा सा आ जाए, हमने आपको क्या बोला था, एक बार फिर पीछे जाएं कि हम लोग करने क्या जा रहे हैं। इंटीग्रेटेड रेट मेथड से रेट कांस्टेंट निकालने जा रहे हैं फॉर नोन ऑर्डर। अभी हमने फर्स्ट ऑर्डर का निकाला, इसके बाद उसी तरह से जीरो ऑर्डर का भी निकालेंगे कि कैसे एक्सप्रेशन आएगा जीरो ऑर्डर का। के फॉर जीरो ऑर्डर, रेट इज इक्वल टू, यहाँ पर यदि ए चेंज हो रहा है बी में, A changes into B, the rate is directly proportional to A to the power 0. Minus dA by dt is equal to K, A to the power 0. And what is this A to the power 0? It's 1. Minus dA by dt is equal to K. Right? So minus dA is equal to K dt. Chalega? When we go with the integration part, यहाँ पे क्या निकल के आएगा? माइनस ए डी ए का आप कीजिएगा इस तरह से इंटीग्रेशन, इट्स गोइंग टू बी व्हाट, ए which is equal to kt plus c naught. ठीक है, a is equal to kt plus c naught. नेक्स्ट पर जा रहे हैं, a is equal to kt plus c naught. यहां पर फिर ध्यान देनी है कि ये c naught कैसे निकलेगा, how are we going to find out c naught exactly when t is equal to 0? t is equal to 0 minus a is equal to kt, ये t0 में a naught is equal to c, ये वाला, इसका वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, हमारा जीरो ऑर्डर पर एक्सप्रेशन आएगा a is equal to kt minus a naught. a naught को इस तरफ ले, इस पर भी इक्वेशन हमारा बना है, इस पर भी इक्वेशन आपका बने, ग्राफ बना हुआ है, a is equal to kt प्लस माइनस kt प्लस a naught. कैसा ग्राफ होगा? इस तरफ यदि a रख लें, इस तरफ t रख लें, इधर कॉन्सेंट्रेशन रखें, मींस y एक्सिस, x एक्सिस, और ये इंटरसेप्ट हो गया। यहां पर भी आपका ग्राफ नीचे की तरफ आएगा। दोनों में फर्क क्या है? पहला फर्स्ट ऑर्डर, इसमें फर्क क्या है? उस वाले में हम लोग क्या रखे थे? ln a log a रखे थे, यहाँ पर a है, दिस इज t एंड स्लोप आपका यही है माइनस के, दिस इज स्लोप। तो कई बार क्या होता है कि यदि a और ln a को ध्यान नहीं दोगे तो कौन सा जीरो ऑर्डर है, कौन सा फर्स्ट ऑर्डर है, उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर में जबरदस्त कंफ्यूजन होता है, ये बात को ध्यान रखना है। वहां पर ln a था, नेचर ऑफ ग्राफ दैट इज गोइंग टू बी सेम। ठीक है, तो फाइनली एक्सप्रेशन क्या आता है जीरो ऑर्डर का? स्पेस नहीं है, स्पेस फिनिश हो गए यहाँ पर, इसकी वजह से मुश्किल हो रही है। a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट, इसका एक्सप्रेशन जीरो ऑर्डर का कैसे लिखाएगा? वो है आपका a माइनस ए नॉट अपॉन t इज इक्वल टू k। ये आपका जीरो ऑर्डर का एक्सप्रेशन है। और इसका यदि हम लोग हाफ लाइफ पीरियड निकालने की कोशिश करें, ये तो फर्स्ट ऑर्डर का था,
जीरो ऑर्डर का यदि हम लोग निकालने की कोशिश करें हाफ लाइफ पीरियड, कैसे निकलेगा? ए नॉट, यहाँ पर ए माइनस ए नॉट है, तो ये हाफ हो जाएगा ए नॉट का, और वी गोइंग टू राइट हियर हाफ ऑफ ए नॉट माइनस ए नॉट बाय टी बाय के हुआ। सो फाइनली हाफ ऑफ ए नॉट दैट इज गोइंग टू बी कितना हो जाएगा? ये आपका क्या वैल्यू होगा? ये ए, दिस वाज माइनस के टी, के का वैल्यू आपका पॉजिटिव हम लेकर के चलेंगे तो एक्सप्रेशन आएगा ए माइनस ए नॉट अपॉन के, दिस इज हियर ए नॉट माइनस हाफ, के को जब हम पॉजिटिव करेंगे तो बेसिकली हम लोग जो लिख रहे थे एक्सप्रेशन ए माइनस ए नॉट अपॉन टी दैट वाज माइनस के, इसको हम लोग सब तरफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस इसको प्लस रखनी है, तो वैसे केस में आपका ए नॉट माइनस हाफ ए नॉट होगा, दिस इज गोइंग टू बी हाफ ए नॉट अपॉन के दैट इज गोइंग टू बी टी हाफ। एक कंपैरिजन हो जाए, फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ पीरियड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन जीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ पीरियड आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन पर। ये भी काफी रहते हैं कि किस ऑर्डर में बिल्कुल ही कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है हाफ लाइफ पीरियड, दैट इज योर फर्स्ट ऑर्डर, एंड जीरो ऑर्डर के केस में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए नॉट के। ये चीज हम लोग करेंगे, इस चीज को ध्यान से रखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे या तो कल हम लोग उठाएं